एक सवाल है, क्या किसी का सरनेम उसका आईक्यू तय कर सकता है? ये सुनने में अजीब लगे, लेकिन असल में ये उस बहस की बिल्कुल पहली सीढ़ी है जो हमारे समाज की नींव को हिलाकर रख देती है। सवाल ये है कि कामयाबी आखिर है क्या? क्या ये हमारे जीन्स में लिखी है? या फिर ये एक ऐसे सिस्टम का, एक ऐसे आर्किटेक्चर का नतीजा है जिसे शायद बनाया ही कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए गया हो? तो चलिए इसी सवाल की गहराई में उतरते हैं। क्या इंटेलिजेंस हमें विरासत में मिलती है, जेनेटिक होती है? क्या कुछ लोग बस पैदा ही दूसरों से ज्यादा होशियार होते हैं? सोचिए, ये वो आइडिया है जिस पर अक्सर ये तय हो जाता है कि कौन जिंदगी में आगे बढ़ेगा और कौन पीछे रह जाएगा। अब जरा इन नंबर्स को देखें। साल था 1944। भारत में एक आईक्यू टेस्ट हुआ और ये हैं उसके नतीजे। ब्राह्मणों का एवरेज स्कोर 102, क्षत्रियों का 101, वैश्यों का 99 और शूद्रों का 95। देखिए, आज भी इस तरह के डेटा का इस्तेमाल ये साबित करने के लिए होता है कि समाज में जो ये ऊंच नीच का ढांचा है ना, ये तो नेचुरल है भाई, ये तो जेनेटिक है। लेकिन क्या वाकई ये इतना सीधा है? क्या यही सच है? तो चलिए इस नेचुरल ऊंच नीच वाले मिथक की जड़ों को खोदते हैं। आखिर ये आइडिया आया कहाँ से कि किसी की इंटेलिजेंस उसकी जाति या नस्ल से जुड़ी हुई है? देखिए, ये कोई आज का आइडिया तो है नहीं। 1839 में सैमुअल मॉर्टन नाम के एक शख्स ने खोपड़ी का साइज नापकर अलग अलग नस्लों की इंटेलिजेंस को रैंक करने की कोशिश की। और बहुत ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है। 1994 में द बेल कर्व नाम की एक बेहद विवादित किताब आई, जिसने फिर से यही कहा कि आईक्यू तो भाई जेनेटिक है और क्लास और रेस से सीधा सीधा जुड़ा है। मतलब सदियों से इस ऊंच नीच को विज्ञान का चोला पहनाने की कोशिश होती रही है। और यहीं पर सारा खेल बदल जाता है। जब किसी आइडिया पर साइंस का ठप्पा लग जाता है ना, तो वो सिर्फ एक एक्सप्लेनेशन नहीं रह जाता, वो एक जस्टिफिकेशन बन जाता है, एक बहाना। गुलामी, कॉलोनियलिज्म, सामाजिक भेदभाव, ये सब फिर गलत नहीं लगते, ये सब नेचुरल लगने लगते हैं। लेकिन फिर साइंस ने ही इस जेनेटिक थ्योरी की दीवानों में दरारें डालना शुरू कर दिया। कुछ ऐसी खोजें हुई जिन्होंने इस पूरी कहानी को ही पलट कर रख दिया। जेनेटिसिस्ट रिचर्ड लेवॉन्टन ने एक ऐसी खोज की जिसने सबको चौंका दिया। उन्होंने पाया कि इंसानों में लगभग 90% जेनेटिक वेरिएशन एक ही पॉपुलेशन के अंदर मिलता है। इसका मतलब जानते हैं क्या है? इसका मतलब ये है कि 2 अफ्रीकी लोगों के जीन्स में एक अफ्रीकी और एक यूरोपियन इंसान से ज्यादा फर्क हो सकता है। तो नतीजा क्या निकला? बायोलॉजिकल तौर पर रेस जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। अब इस नंबर पर गौर कीजिए, +3। ये वो नंबर है जिससे हर 10 साल में पूरी दुनिया का एवरेज आईक्यू स्कोर बढ़ रहा है। इसे कहते हैं द फ्लिन इफेक्ट। अब जरा सोचिए, अगर आईक्यू 50 से 80% तक जेनेटिक और फिक्स्ड होता तो ये कैसे मुमकिन है? जीन्स इतनी तेजी से तो नहीं बदलते। ये खोज उस पूरी जेनेटिक इंटेलिजेंस की थियोरी के लिए एक टाइम बॉम्ब की तरह थी। तो अगर जीन्स पूरी कहानी नहीं है तो फिर क्या है? इसे समझने के लिए चलिए 3 दोस्तों की कहानी में चलते हैं, राहुल, राज और रोहन। इनकी कहानी हमें बताएगी कि कामयाबी का असली आर्किटेक्चर आखिर होता क्या है। तो कहानी कुछ यूं है। 3 दोस्त हैं, तीनों की उम्र एक, शहर एक, और चलिए मान लेते हैं कि तीनों का जेनेटिक पोटेंशियल भी बिल्कुल एक जैसा है। लेकिन उनकी जिंदगी के जो नतीजे हैं ना, उनमें जमीन आसमान का फर्क है। तो आइए इस फर्क के पीछे का आर्किटेक्चर समझते हैं। कहानी शुरू होती है जन्म के साथ ही। पहला मल्टीप्लायर शुरुआती माहौल। राहुल का जन्म एक अमीर पढ़े लिखे घर में हुआ। 3 साल का होने तक उसने करीब करीब 3 करोड़ शब्द सुने। हर नया शब्द दिमाग में एक नया कनेक्शन बनाता है, एक नया न्यूरल पाथवे। ये आने वाली इंटेलिजेंस की नींव है। और वहीं दूसरी तरफ रोहन, उसने सिर्फ 50 लाख शब्द सुने। ये दिमाग के डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ी खाई है जो पैदा होते ही बननी शुरू हो गई। और फिर आता है दूसरा मल्टीप्लायर, एजुकेशन। राहुल का स्कूल एक प्राइवेट स्कूल, एक क्लास में बस 25 बच्चे, सारा ध्यान प्रॉब्लम सॉल्विंग पर, सोचने के नए नए तरीके सीखने पर। वहीं दूसरी तरफ रोहन का स्कूल एक म्यूनिसिपल स्कूल, एक ही क्लास में 70 बच्चे हैं। यहाँ दिमाग प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा, वो बस सर्वाइव कर रहा है। इसे ना मैथ्यू इफेक्ट कहते हैं। मतलब जिसके पास पहले से ही एडवांटेज है उसे और मिलता जाएगा, और जो पीछे है वो और भी पीछे होता चला जाएगा। यहाँ गैप सिर्फ बढ़ नहीं रहा साहब, ये तो मल्टीप्लाई हो रहा है। और तीसरा और शायद सबसे अहम मल्टीप्लायर है पहचान और मौके। राहुल को बचपन से ही अचीवर का टैग मिला। रोहन को हमेशा खुद को बस साबित करना पड़ा।
इसे स्टीरियोटाइप थ्रेट भी कहते हैं, जब आप किसी नेगेटिव धारणा को सच साबित कर देने के डर से ही खराब परफॉर्म करने लगते हैं। और आखिर में सोशल कैपिटल, वो नेटवर्क, वो मेंटोर्स, वो दरवाजे जो राहुल के लिए हमेशा से खुले थे और रोहन के लिए शायद हमेशा बंद ही रहे। तो इन सब मल्टीप्लायर्स के बाद हम कहाँ पहुँचते हैं? क्या ये सब मेरिट का खेल है या ये सिर्फ हिसाब किताब है, एक तरह का मैथ्स? तो मुद्दे की बात ये है ही नहीं कि ये मेरिट है या नहीं। मुद्दे की बात ये है कि ये मेरिट है ही नहीं, ये मैथ्स है, शुद्ध गणित। कामयाबी कोई किस्मत का सिक्का उछालना नहीं है। ये एक बहुत ही सोच समझकर बनाए गए प्रोबेबिलिटी के आर्किटेक्चर का नतीजा है। और ये आर्किटेक्चर असल जिंदगी में कैसा दिखता है? राहुल की सैलरी है 1.5 लाख रुपए महीना, राज की 50,000 और रोहन की 22,000। याद है ना, तीनों ने एक ही जेनेटिक स्टार्टिंग लाइन से दौड़ शुरू की थी, लेकिन एक के लिए सिस्टम मल्टीप्लायर बन गया और दूसरे के लिए डिवाइडर। अब वापस चलते हैं उस 1944 के आईक्यू डेटा पर। वो जो फर्क हमने देखा था वो जेनेटिक नहीं था, वो इस डिसएडवांटेज के आर्किटेक्चर का नतीजा था। जब एक पूरी की पूरी कम्युनिटी को सदियों तक जमीन से, शिक्षा से, अच्छे पोषण से और सोशल कैपिटल से सबसे दूर रखा जाता है, तो आईक्यू स्कोर का अंतर एक बनाया हुआ नतीजा होता है, कोई पैदाइशी हकीकत नहीं। और ये सारी बातचीत हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि अगर कामयाबी एक सिस्टम है, एक आर्किटेक्चर है, तो क्या उस सिस्टम को दोबारा डिज़ाइन नहीं किया जा सकता? क्या हम एक ऐसा आर्किटेक्चर बना सकते हैं जो कुछ लोगों को नहीं बल्कि सबको मल्टीप्लाई करे?